नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से स्वागत करता हूं करंट अफेयर की एक नई क्लास में। आज 21 जुलाई को आपके सामने हाजिर हूं 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण सवाल लेकर, जो आने वाली आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। और आज का मोटिवेशन कोटेशन है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। दोस्तों, हम अपने लक्ष्य की ओर जैसे ही सतत प्रयास और लगातार प्रयास करते रहेंगे, चाहे वो प्रयास धीरे ही क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारा प्रयास सतत है यानी सच्चा है और लगातार हम अपना प्रयास करते जा रहे हैं, तो एक दिन निश्चित ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। यही सार है इन दो लाइनों का, जो कबीर दास जी ने अपने दोहे में कही थी। तो चलिए दोस्तों, एक सतत प्रयास की ओर और कदम बढ़ाते हुए आज शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका ने हाल ही में किस आतंकवादी संगठन को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया है? दोस्तों, अभी क्या हुआ है, अमेरिका ने एक आतंकी संगठन जिसका नाम है TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये इसका नाम है। और ये कहाँ का संगठन है? ये पाकिस्तान का संगठन है। अभी मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। पाकिस्तान का संगठन है दोस्तों। आपको याद होगा 22 जुलाई की घटना, 22 जुलाई 2025, जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष हिंदू भारतीय नागरिकों की हत्या कर दी। किसने? इस संगठन ने। और किस लिए हत्या कर दी? क्योंकि वे हिंदू थे। और ये हत्या धर्म पूछकर की गई हत्या है, ठीक है। इसके बाद ये संगठन जो है चर्चा में आया। दरअसल ये संगठन कुछ और नहीं, जब से लश्कर तोयबा पर, जो पाकिस्तान का आतंकी संगठन है, प्रतिबंध लगा है, तो उसने अपना नाम बदलकर द रेजिस्टेंस फ्रंट कर दिया है। अब इसको अमेरिका ने विदेशी आतंकवादी संगठन की सूची में डाला है। तो अमेरिका ने किस सूची में डाला है? तो विदेशी आतंकवादी संगठन की सूची में डाला है। तो आप बोलेंगे तो क्या हुआ अगर इस सूची में डाल दिया? दोस्तों, ये अमेरिका की वह सूची है जिसमें चंद उसने आतंकवादी संगठनों को डाला हुआ है, जैसे अल शबाब, बोको हरम, ISIS, हमास, हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को इसमें डाला हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस लिस्ट में डालने का महत्व क्या है। अब इसको भारत की एक रणनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल भारत कई बार से प्रयास कर रहा था कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है उनकी फंडिंग पर रोक लगा सके। तो उस रोक लगाने के क्रम में ये भारत की एक मजबूत कामयाबी है। अब इससे क्या होगा? तो इससे जो ये आतंकवादी संगठन है, इसको वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी, ये हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं कर पाएगा, इसकी विदेशी यात्रा रुक जाएंगी। तो इन सबके लिस्ट में इसको डाला गया है। इससे क्या होगा? और इससे जितने भी नाटो देश हैं या अमेरिका के सहयोगी देश हैं, वो उनकी नजर में ये संगठन रहेगा। तो भारत की एक कूटनीतिक तौर पर इसको देखा जा रहा है। तो कहाँ का संगठन है? पाकिस्तान का संगठन है। अगर मैं बात करूं इस TRF, इसके जो हेड हैं, यानी जो इसका वर्तमान में हेड है, उसका नाम है शेख सज्जाद गुल इसका हेड है। अब इसको अमेरिका ने कहाँ डाल दिया है? तो अमेरिका ने इसको विदेशी आतंकवादी संगठन की लिस्ट में डाल दिया है। चलिए दोस्तों, तो ये है, देखिए, ये जब पहलगाम हमला हुआ हमारे यहाँ पर, ये क्या हुआ? पहलगाम आतंकी हमला, ठीक है, एक कायराना करतूत पाकिस्तान के द्वारा की गई। फिर इसके बाद यह आतंकवादी संगठन, और यह है शेख सज्जाद गुल, ये है, ये वही व्यक्ति है जिसने पहलगाम हमले के बाद इस हमले की जिम्मेदारी ली। लेकिन जैसे ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, तो इसकी पैंट गीली हो गई और ये कहने लगा, ना भैया ना, हमने ये हमला नहीं किया था। ये इसका चेहरा आप देख लीजिए, ये है सज्जाद गुल। इसके बाद भारत ने क्या किया? ऑपरेशन
सिंदूर लॉन्च किया और अब भारत की जो ये दोस्ती है अमेरिका के साथ वो रंग लाई और उसको विदेशी आतंकवादी संगठन की लिस्ट में डाल दिया गया है। चलिए दोस्तों, आज का ये सवाल पहला हुआ। अब बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका कहां पर है? तो ये रहा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका कौन से महाद्वीप में है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके पड़ोसी, तो ये कनाडा इसका पड़ोसी देश और नीचे मैक्सिको इसका पड़ोसी देश। इसके राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति यहाँ किसको बनाया गया है? तो जेडी वेंस को यहाँ उपराष्ट्रपति बनाया गया है। अगर बात करूं मैक्सिको और यूएसए के बीच की सीमा की, तो रियो डी ग्रांडे नदी इनके बीच में सीमा बनाती है। इसकी उत्तरी सीमा कनाडा से लगती है और ये जो सीमा है ये 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश द्वारा बनाई जाती है, उत्तरी अक्षांश द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, इसी सीमा पर 5 झीलें हैं, 5 महान झीलों के नाम से इन्हें जाना जाता है। और ये 5 महान झीलें कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले जो झील पड़ती है उसका नाम है सुपीरियर। सुपीरियर के बाद पूर्व की ओर चलेंगे तो मिशिगन, और मिशिगन इन 5 में से एकमात्र झील जो पूर्णतः यूएसए में स्थित है। और इसके बाद मिशिगन के बाद पड़ती है ह्यूरॉन। ह्यूरॉन तीसरी झील है, इसके बाद इरी और इसके बाद ओंटारियो झील है। अगर बात करूं सबसे पूर्वी झील कौन सी है? तो ओंटारियो, और सबसे पश्चिमी झील कौन सी है? तो सुपीरियर। और इसकी राजधानी, अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है और ये पोटेमैक नदी के किनारे है, पोटेमैक नदी के किनारे है। अगर बात नदियों की है तो यूएसए की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मिशोरी यूएसए की सबसे लंबी नदी है, मिशोरी नदी। और ये इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो मिसिसिपी इसकी सहायक नदी है। और मिसिसिपी विश्व की एकमात्र नदी जो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है, पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। अब ये डेल्टा क्या होता है? जैसे भी कोई नदी विसर्पण करती हुई चलती है तो समुद्र में मिलने से पहले वो ढलान होने के कारण उसकी गति कम हो जाती है तथा वह यहाँ पर अवसाद छोड़ने लगती है, जो रेत मिट्टी लेकर आती है उसको छोड़ने लगती है। इस कारण उसको रास्ता नहीं मिलता तो वो अपने अलग अलग रास्ते बना लेती है और इस प्रकार की आकृति बनाती है। इस प्रकार की बनाई गई आकृति को हम डेल्टा के रूप में जानते हैं। तो चलिए, ये दोस्तों हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत सरकार ने कितनी योजनाओं का विलयित किया है? यानी सरकार ने कितनी योजनाओं को धन धान्य योजनाओं के अंतर्गत ला दिया है? तो अभी क्या किया गया है? सरकार ने 36 योजनाओं का विलय कर एक योजना के अंतर्गत इनको लाया गया है। और इस योजना का नाम क्या है जिसके अंदर लाया गया है? PMDDKY, यानी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसके तहत सरकार ने 36 योजनाओं को ला दिया गया है। दरअसल क्या था, केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी वो अलग अलग चल रही थी। अब कोई योजना इधर मंत्रालय की, कोई योजना इस मंत्रालय की है, तो इन सब मंत्रालय को एक जगह लाकर एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है पीएम धन धान्य कृषि योजना। अब इसके तहत जितनी भी केंद्र सरकार की योजना है खेती के लिए, उनको सबको एक ही जगह आपको उनकी सबकी जानकारी मिलेगी। तो इसमें क्या किया गया है? 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को क्या कर दिया गया है? एकीकृत कर दिया गया है, यानी इनको एक स्थान पर ही ला दिया गया है। कितने मंत्रालय की? तो 11 मंत्रालय की 36 योजनाओं को एक ही स्थान पर ला दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? अगर बात करें भाई ये ऐसा किया क्यों गया है,
तो इसका उद्देश्य है कृषि की उत्पादकता बढ़ाना, कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना। भाई को बढ़ाना, भाई क्या होगा, जब किसान को एक ही जगह सारा समाधान मिलेगा तो वो अच्छे से अपनी कृषि कर पाएगा, और अच्छे से कृषि करेगा तो उसकी उत्पादकता बढ़ेगी। दूसरा, स्थिरता, क्या है इसका उद्देश्य, स्थिरता लाना, स्थिरता लाना। तीसरा इसका उद्देश्य है किसानों की आर्थिक क्षमता को बढ़ाना। क्या है, किसानों की आर्थिक क्षमता को बढ़ाना, किसानों की आर्थिक क्षमता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, उद्देश्य क्षमता को बढ़ाना। जैसे किसान के लिए ऋण लेना है तो वो किसी और सरकार की है, और यूरिया पे सब्सिडी किसी और मंत्रालय की है। अब इन सबको एक ही जगह लाकर किसान के लिए आसानी कर दी गई है। ठीक है, तो इसके लिए कितना बजट दिया गया है, तो इसके लिए वार्षिक बजट की जो व्यवस्था की गई है वो 24,000 करोड़ की गई है। तो कितने की, सॉरी 24,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। और ये कब तक चलेगी, तो अगले 5 साल तक ये 2400 करोड़ की योजना चलती रहेगी। ठीक है, इससे लगभग 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। कितने किसानों को फायदा होगा, तो 1.7 किसानों को फायदा होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ये योजना। चलिए, तो किसानों की अभी बल्ले बल्ले होने वाली है, ऐसा सरकार का दावा है। चलिए, अब किसानों की बात आ गई, तो अभी एक 18वीं वन रिपोर्ट जारी हुई, वन रिपोर्ट जारी हुई। इसमें सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है, एमपी। सर्वाधिक वृद्धि कहां पर हुई है, सर्वाधिक वनों में वृद्धि कहां पर हुई है, वनों में वृद्धि हुई है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। अगर बात करें राज्य के क्षेत्रफल के हिसाब से परसेंटेज में सर्वाधिक वृद्धि कहां पर हुई है, तो परसेंटेज में सर्वाधिक वृद्धि लक्षद्वीप में हुई है। कहां पर, लक्षद्वीप में हुई है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया। दोस्तों, हाल ही में विश्व शतरंज दिवस मनाया गया। कब मनाया गया, तो 20 जुलाई को मनाया गया। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 20 जुलाई 1924 को फिडे की स्थापना की गई थी, फिडे की स्थापना की गई थी। तो फिडे क्या है, ये फिडे क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है, किसके लिए, शतरंज के लिए। तो इस दिन इसकी स्थापना की गई, तो इसकी याद में क्या मनाया जाता है, इसकी याद में ये मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया, तो पहली बार 1966 में यूनेस्को द्वारा मनाया गया, यूनेस्को द्वारा इसको पहली बार मनाया गया। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना 1945 में इसकी स्थापना हुई है। तो यूनेस्को की स्थापना कब है, तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी। तो इसके द्वारा 1966 में पहली बार इसको मनाया गया। इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम वर्तमान में इसकी कोई थीम नहीं है। इसमें एक संदेश दिया गया है कि शतरंज सबके लिए, शतरंज सबके लिए, ये इसका संदेश दिया गया है। ठीक है, शतरंज सबके लिए है, ये इसमें संदेश दिया गया है। अगर भारतीय इतिहास की बात करें तो 5वीं सदी में हमें शतरंज के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, 5वीं सदी से भारत में शतरंज के साक्ष्य मिलते हैं, और इसे वहां चतुरंग कहा गया है, चतुरंग कहा जाता था। कहां पर, तो 5वीं सदी में इसको चतुरंग कहा जाता था, यानी इसकी उत्पत्ति भारत से हुई है। अगर मैं बात करूं वर्तमान में भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, 87वें ग्रैंड मास्टर, भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर। अगर चेस की बात करें
तो 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो AR हरिकृष्ण, हरिकृष्ण इसके क्या बने हैं? 87वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं 86वें, तो 86वें कौन से थे? तो श्री हरि LR इसके 86वें भारत के ग्रैंड मास्टर थे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब यह है चेस। अगर मैं बात करूं अब जुलाई के दिवस के बारे में, देख लेते हैं एक बार जुलाई में मनाए गए दिवस कौन से थे। तो 1 जुलाई को हम डॉक्टर डे, GST डे यानी GST दिवस, और CA दिवस, और SBI स्थापना दिवस, इस SBI स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, SBI स्थापना दिवस हम इसी दिन मनाते हैं। वहीं 2 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2 तारीख को मनाया जाता है। 4 जुलाई को हम USA स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। USA स्वतंत्रता दिवस हम कब मनाते हैं? तो 4 जुलाई को हम US स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस को मनाते हैं, तो 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 15 को हम विश्व कौशल दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस जुलाई के। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में पश्चिमी घाट में खोजी गई नई लाइकेन प्रजाति का नाम क्या है? दोस्तों अभी क्या हुआ है, हमारे जो पश्चिम घाट है वहां पर एक लाइकेन की प्रजाति खोजी गई है। अब ये लाइकेन होता क्या है? लाइकेन जो है ये कवक और शैवाल और सामान्यतः नीली हरी शैवाल का क्या है? ये नीली हरी शैवाल का एक सहजीवी संबंध होता है। किसका? कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? सहजीवी संबंध लाइकेन कहलाता है। यानी लाइकेन सहजीवता में जीते हैं, जिसमें नीली हरी शैवाल और कवक दोनों एक साथ जीते हैं। ठीक है, अभी इसका एक नई प्रजाति की खोज की गई है। तो कहां पर खोज की गई है? तो ये की गई है हमारे पश्चिमी घाट में इसकी खोज की गई है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है ये बी। अब आप नाम अपने आप पढ़ सकते हैं, क्या नाम है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? एलोग्राफा। क्या नाम है? हिंदी में लिख लीजिए, एलोग्राफा इफ्यूसोर्डिका। ठीक है, तो ये इसका नाम है। कहाँ पाई गई है? तो पश्चिमी घाट में पाई गई है। अब ये पश्चिमी घाट है कहाँ पर? तो पश्चिमी घाट क्या है? भारत का पश्चिमी तट पर स्थित पर्वतीय क्षेत्र है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पश्चिमी घाट के रूप में जानते हैं। दरअसल भारत में चार हॉट स्पॉट है। भारत में 4 क्या है? हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट क्या? जहां पर जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो 4 कौन कौन से हैं? एक है पश्चिमी घाट, दूसरा हिमालय, तीसरा इंडो वर्मा बॉर्डर सीमा पर, और चौथा कहाँ पर है? सुंडालैंड कहाँ पर? तो अंडमान निकोबार में। ये हमारा भारत में हमारी सीमा पर एक हिमालय हो गया उत्तरी और एक हो गया पश्चिमी घाट। तो ये 4 हॉट स्पॉट हैं। इसमें से एक जो हॉट स्पॉट है पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी हिस्से में, जो गुजरात से और कहाँ तक है? तो नीचे केरल तक है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई
मलाई इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर भारत का पूर्वी घाट है ये, लेकिन कम ऊंचा है, पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है। दोनों एक जगह यहाँ पर मिलते हैं। तो कहाँ पर मिलते हैं? तो ये नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं। ठीक है, नीलगिरी पर्वत पर दोनों आकर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं। और नीलगिरी पर्वत पर एक पर्यटन स्थल है। उस पर्यटन स्थल का नाम क्या है? तो उस पर्यटन का स्थल का नाम है ऊटी। ऊटी या ऊटक मंडलम, ये यहाँ पर पर्यटन स्थल के तौर पर जाना जाता है। अब ये नीली हरी शैवाल और लाइकेन जो है ये करती क्या है? तो ये मृदा का निर्माण करेगी। ठीक है, जैव विविधता को बढ़ाती है, प्रदूषण की निगरानी करती है। तो क्या है, क्या करेगी शैवाल? करती क्या है? तो ये पश्चिमी घाट यहाँ पर लिख देते हैं, ये रहा पश्चिमी घाट। तो ये क्या करेगी? इसका फायदे क्या है? तो ये क्या है? प्रदूषण की निगरानी। ठीक है, प्रदूषण की निगरानी करती है, साथ ही मृदा का निर्माण करती है यानी मिट्टी का निर्माण करती है, और जैव विविधता को बनाए रखती है। जैव विविधता को या जैव विविधता के लिए उपयोगी है। तो ये सारे कार्य कौन करती है? ये हमारे लाइकेन द्वारा किए जाते हैं। चलिए, यह हो गया हमारा लाइकेन जो अभी वहां पर पाया गया है। और यहां से यहां तक मैंने आपको बताया क्या? तो गुजरात से शुरू होकर ये पर्वतमाला जो दक्षिण के केरल तक जाती है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट पर। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, यानी इसको क्या सह्याद्री भी कहते हैं। ठीक है, सह्याद्री भी कहते हैं क्योंकि इसका जो पश्चिमी घाट का पश्चिमी तट क्या है? एकदम ढलान वाला है। जैसे किसी दो पर्वत को बीच में से काट कर बना दिया गया हो, तो ये वाले पे तो लंबा ढलान है और यहाँ पर एकदम खड़ा ढलान है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी नदियां गिरती हैं वो किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2025 में जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया वे मुख्य रूप से किस राज्य में हैं? तो अभी बिहार में चुनाव है। तो वहां पर अभी क्या है? परियोजनाएं केंद्र सरकार द्वारा दागी जा रही हैं। तो इसी क्रम में अभी मोदी जी ने एक परियोजना का वहां पर और उद्घाटन किया है। और ये परियोजना क्या है? तो पीएम मोदी ने यहाँ के लिए 7200 करोड़ रुपए की, तो पीएम मोदी ने यहाँ पर 7200 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ठीक है, किसने किया? तो हमारे पीएम मोदी जी ने उद्घाटन किया किसका? परियोजनाओं का, क्योंकि जिससे वहां पर शहरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी बुनियादी ढांचा है उसको हम विकसित कर सकें और उसका हम विकास अच्छे से कर सकें, इसके लिए। और ये किस क्रम में है? तो ये जो हमारा मिशन है विकसित भारत मिशन के तहत किया गया है। ठीक है, और ये कब तक है? इसका लक्ष्य है हमारा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। ये भारत का लक्ष्य है। ठीक है, तो भारत का लक्ष्य है भारत को विकसित राष्ट्र 2047 तक बनाया जाए। उसी के लिए यहाँ पर ये परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसमें 7200 करोड़ रुपए द्वारा वहां पर शहरी बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। अब इसमें कौन कौन से जिले आ रहे हैं? तो जो इसके केंद्र रहेंगे वो मोतिहारी, एक केंद्र कौन सा रहेगा? इसका मोतिहारी रहेगा। गया और पटना में इनका सुविधाओं का विकास किया जाएगा। ठीक है, तो बिहार के लिए 7200 करोड़ रुपए की सौगात मोदी जी ने दी गई है। ठीक है,
चलो, हाल ही में कुछ बिहार कुछ कारणों से चर्चा में भी रहा। जैसे यहाँ पर नौकरियों में बिहार की कुछ करंट अफेयर, इसको हम एक बार दोहरा लेते हैं। तो महिलाओं को नौकरियों में कितने परसेंट आरक्षण? नौकरियों में 35% आरक्षण। तो किसने दिया? बिहार ने दिया। यानी महिलाओं को कितना? 35% आरक्षण नौकरियों में दिया जाएगा। विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना बिहार में ही है। विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना, विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना कहां पर शुरू की गई? तो ये बिहार में शुरू की गई। क्योंकि बिहार में चुनाव है, चर्चाओं में है, तो सबसे अधिक क्वेश्चन आने की भी संभावना है आगे आने वाले एग्जाम में। मोदी स्मृति संग्रहालय, मोदी पेन चेंज कर लेते हैं। मोदी स्मृति संग्रहालय ये कहाँ बनाया गया? तो ये बिहार में ही, बिहार के मोतिहारी में ही बनाया गया। साथ ही महिला सम्मान अभियान कहाँ चला? तो महिला सम्मान अभियान ये भी बिहार में ही चलाया गया। तो महिला सम्मान अभियान भी बिहार में ही चलाया गया। वहीं पर कौन सा? सूर्य वंदनम उत्सव, सूर्य वंदनम उत्सव भी कहाँ मनाया गया? सूर्य वंदनम उत्सव भी बिहार में मनाया गया। अब मैप पे देख लेते हैं बिहार के बारे में। बिहार की सीमाएं किस किस से मिलती हैं? तो इसकी पश्चिमी सीमा यूपी से, और दक्षिणी सीमा झारखंड से, और इसकी पूर्वी सीमा पश्चिमी बंगाल से मिलती है, और इसकी उत्तरी सीमा किससे मिलती है? तो नेपाल से मिलती है। यानी अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर भी बिहार साझा करता है। अगर मैं बात करूं बिहार की, तो बिहार के जो सीएम है कौन है? तो नीतीश बाबू यहाँ के क्या है? सीएम है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ मोहम्मद यहाँ के क्या है? राज्यपाल है। चलिए, यहाँ का नेशनल पार्क कौन सा है? तो वाल्मीकि यहाँ का एकमात्र नेशनल पार्क है। वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ का एकमात्र नेशनल पार्क है। चलिए, हाल ही में बौद्धिक विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए NIEPID ने किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी ये जो JVF, कौन सी? जय वकील फाउंडेशन के साथ बौद्धिक विकलांग बच्चों के शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए किसने किया है? तो NIEPID। इसकी अगर फुल फॉर्म लिखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट। चलिए एक बार लिख लेते हैं, वैसे आपसे पूछेगा तो कोई नहीं, पर फिर भी लिख लो। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट पर्सन्स विद डेसिलेटेड डिसेबिलिटी। तो ये हो गई इसकी फुल फॉर्म। और इसके लिए किससे? तो JVF यानी जय वकील फाउंडेशन के साथ इन्होंने इनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, जो भी विकलांग बच्चे हैं उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने क्या किया है? इसका शुभारंभ किया है। चलिए, यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो ये समझौता करते हुए ये जय वकील फाउंडेशन से और नेशनल। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल INS निस्तार किस प्रकार का पोत है? तो भारतीय नौसेना में हाल ही में INS निस्तार को क्या किया गया? कमीशन किया गया। और इसका कमीशनिंग समारोह कहाँ पर हुआ? तो इसका कमीशनिंग समारोह विशाखापत्तनम में किया गया। विशाखापत्तनम
आंध्र प्रदेश में इसका कमीशनिंग समारोह किया गया। तो और ये कैसा जहाज है? यह एक डाइविंग सपोर्ट पोत है, यानी ये पनडुब्बी ढूंढने में सहायता करने वाला एक जहाज है। ठीक है, तो इसकी कमीशनिंग कहाँ हुई? तो इसकी कमीशनिंग विशाखापत्तनम में की गई और इसका निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। और निर्माण किसके द्वारा? तो इसका निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ये कैसा है? स्वदेशी निर्मित जहाज है। स्वदेशी यानी स्वदेशी निर्मित, भारत द्वारा बनाया गया स्वदेशी जहाज है। अगर मैं बात करूं हाल ही में आईएनएस तमाला भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। ये कैसा जहाज था? तो ये एक भारत का अंतिम विदेशी निर्मित फ्रिगेट थी। निर्मित क्या थी? फ्रिगेट, यानी छोटा लड़ाकू जहाज फ्रिगेट। ये अंतिम था। इसके बाद भारत जितने भी लेगा वो क्या करेगा? वो स्वदेशी निर्मित होंगे, यानी भारत में अब अपने यहाँ पर बने जहाजों का ही प्रयोग की लक्ष्य बना लिया है। ठीक है, ये कैसा था? तो ये विदेशी था और ये अंतिम था। अगर मैं बात करूं हाल ही में चर्चा में रहा अर्नाला, आईएनएस अर्नाला क्या है? तो अर्नाला एक पनडुब्बी रोधी जहाज है। पनडुब्बी रोधी जहाज कौन सा है? तो आईएनएस अर्नाला पनडुब्बी रोधी जहाज है। चलिए दोस्तों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हो गया हमारा आईएनएस तमाला, वो आईएनएस निस्तार, जिसको अभी कमीशनिंग विशाखापत्तनम में किया गया है। ये है हमारी नौसेना। तो हमारी थल सेना, जल सेना और वायुसेना, इन तीनों के स्थापना दिवस कब कब मनाए जाते हैं? तो थल सेना का स्थापना दिवस 15 जनवरी। जल सेना का स्थापना दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर। और वायुसेना का 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर बात करूं हमारे थल सेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो हमारे थल सेना के वर्तमान अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी यहाँ के क्या है? थल सेना अध्यक्ष हैं। वहीं जल सेना अध्यक्ष कौन है? तो हमारे जो जल सेना अध्यक्ष हैं वो हमारे हरि कुमार जी हैं। कौन है? तो हरि कुमार। और अमरप्रीत सिंह हमारे क्या है? तो अमरप्रीत सिंह हमारे वायुसेना अध्यक्ष हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में टेस्ला ने भारत में अपना पहला शोरूम किस स्थान पर खोला है? टेस्ला जो भारत में अभी एंट्री कर रही है। टेस्ला किसकी कंपनी है? तो एलन मस्क की कंपनी है। एलन मस्क की कंपनी है। कौन सी? टेस्ला। और एलन मस्क जो किसके लिए? ये जो टेस्ला कंपनी है इलेक्ट्रिक वाहन के लिए प्रसिद्ध है। इलेक्ट्रिक वाहन के लिए प्रसिद्ध है। अभी इसने क्या किया है? अभी इसने मुंबई के कुर्ली में अपना पहला शोरूम खोला है। तो भारत में पहला शोरूम खोला है। और इसमें जो इसने गाड़ी दिखाई है तो न्यूनतम उसकी कीमत कितनी है? तो 58 से 59 लाख, लगभग 59 लाख इसकी सबसे लोएस्ट कीमत इसने बताई है। तो वर्ली कुर्ली में इसने पहला क्या किया है? बांद्रा कुर्ला में इसने अपना पहला ये शोरूम खोला है। कहाँ पर? तो इसका ऑप्शन होगा मुंबई में इसके अब ये खोला है। चलिए, तो ये रहा, देखो गाड़ी देखने के लिए भी भीड़ पहुंच चुकी है वर्ली में। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में यूलिया सेवरिडेंको को क्या किया गया है? यहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। कीव और यहाँ की
मुद्रा क्या है, तो यहाँ की मुद्रा यूक्रेनी रिम्बिनिया है। क्या है? यूक्रेनी रिम्बिन, यूक्रेनी रिबिनिया, रिबिनिया यहाँ की क्या है? मुद्रा है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति तो जेलेंस्की, जेलेंस्की यहाँ के राष्ट्रपति है। ठीक है, अभी क्या है, रूस के साथ इनका युद्ध जारी है। तो ये हो गई हमारी जूलिया, देख लीजिए और पहचान लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन भी याद रखना है, जूलिया तो आपके याद रह ही जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप भूलोगे नहीं चेहरा। चलो, तो यूक्रेन की एक बार देख लेते हैं, यूक्रेन कहां पर है। देखिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत। तो ये क्या हो गया? भारत। इससे पश्चिम में चलेंगे तो ये पड़ेगा हमारा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में उत्तर की ओर चलते हैं तो यहाँ पर क्या पड़ेगा? तुर्की। और ये हो गया हमारा काला सागर, काला सागर। और ये क्रीमिया, कौन सा है? क्रीमिया, जिस पर रूस ने 2014 में अधिकार कर लिया था। अभी रूस ने इस पर भी क्या किया है? इतने हिस्से पर यूक्रेन के अधिकार कर लिया है। ये हो गया आपका यूक्रेन। अभी तो नक्शा ऐसे ही है, लेकिन कुछ दिन में बदलने वाला है। इसकी राजधानी कीव हो गई, जो इसके उत्तरी हिस्से में स्थित है। इसके बॉर्डर किससे साझा होते हैं? तो रूस से, बेलारूस से, बेलारूस से, उसके बाद पोलैंड, स्लोवाकिया, बुडापेस्ट, सॉरी हंगरी, रोमानिया और मालदोवा। और इधर से ये अपनी सीमा किससे? काला सागर से साझा करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल ही में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो अभी इसका आयोजन जर्मनी में किया गया है। ये कैसे हैं? तो ये तैराकी के गेम्स हैं, तैराकी के गेम्स। और इनका आयोजन कहाँ हुआ है? का आयोजन जिसे हम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के नाम से जानते हैं, जिसमें जो यूनिवर्सिटी हैं या विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे इसमें क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन राइन नदी जर्मनी में इसका आयोजन किया गया। तैराकी के गेम्स है और राइन नदी में इसका आयोजन किया गया है। इसमें श्री हरि नटराज और जो हमारे रोहित, एक खिलाड़ी कौन से हैं? रोहित। तो इन्होंने क्या किया है? रिकॉर्ड प्रदर्शन किया है। जो ये नटराज जी हैं, इन्होंने 200 मीटर की जो अपनी तैराकी थी उसको सिर्फ 1.2 मिनट में पूरा कर लिया। और ये क्या है? इन्होंने अपना विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। भारत की ओर से अपने रिकॉर्ड को इन्होंने बढ़ा दिया है। वहीं 50 मीटर को 24 सेकंड में पार करने वाले रोहित हैं और इन्होंने भी यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। ठीक है, इसमें 150 से अधिक देश शामिल हुए। इन खेलों में 150 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया है। ठीक है, देशों ने हिस्सा लिया है। और इन 150 देशों में से भारत के 2 जो तैराक है, इन्होंने, रोहित और नटराज ने अच्छा प्रदर्शन किया है। चलिए, तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। ये देखिए, रोहित जी तैर रहे हैं फटाफट। ठीक, तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको ये हमारा प्रयास पसंद आया हो। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।